तो करंट बुलेटिन के इस सीरीज में आज हम केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। कई सारे फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, जैसे कि बजट क्या होता है, संवैधानिक स्थिति क्या है, निर्मला सीतारमण द्वारा जो 9वीं बार बजट पेश किया गया है, यह एग्जाम का फॉर्म बन सकता है। सो नाउ यू स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। आइए हमारे साथ और समझते हैं क्या है यह बजट, क्या है संवैधानिक स्थिति और जिससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं। सबसे पहला बात, बजट क्या है? तो बजट सरकार के जो आने वाला वर्ष है उसका आय और व्यय का लेखा जोखा होता है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है, लेकिन प्रचलित भाषा में हम लोग बजट बजट कह के इसका उपयोग में लाते हैं। यहाँ पे याद रखने वाला बात है कि निर्मला सीतारमण जो कि भारत की अभी वित्त मंत्री है, इन्होंने 9वीं बार बजट को पेश किया है, तो अपने लिए यह एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। कई सारे बात है। सबसे पहले यहाँ पे बजट का थीम याद रखना है, इसके बाद लक्ष्य को याद रखना है, इसके लिए फिर जो संकल्प किए गए हैं उसको याद रखना है। तो 3 बात को आपको इस बार के बजट में ज़रूर याद रखना है। सबसे पहले थीम क्या है, दूसरा लक्ष्य क्या है, तीसरा संकल्प क्या है, और जो 3 कर्तव्यों का यहाँ पे जिक्र किया गया है, चूंकि यह बजट कर्तव्य भवन में बनाया गया है तो यहाँ पे 3 कर्तव्य भी घोषित किया गया है। इन सभी बातों को याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए यहाँ पे अगर हम भारत की आर्थिक गतिविधि का बात करें तो बजट में इस बार इसका जो है वह भारत की आर्थिक गतिविधि को तेज करने का बात कहा गया है। यानी कि यहाँ पे इसकी हम थीम का बात करें तो इसका थीम है विकसित भारत समावेशन के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन। इस बार के बजट का थीम है। इसके लिए यहाँ पे संशय के स्थान पर कार्रवाई करने पे बात किया गया है, वाकपटुता के स्थान पर सुधार लाने का बात किया गया है, और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को यहाँ पे प्राथमिकता दिया गया है। यहाँ पे अगर हम लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पे लक्ष्य जो है वह इस प्रकार है, जैसे आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना है और क्षमता को प्रदर्शन में बदलना है। इस बार के बजट का लक्ष्य है। इसके लिए स्थायित्व मेंटेन करना है, राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखना है, फिर जो संधारणीय ग्रोथ है यानी कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको करते रहना है, और जो इन्फ्लेशन है उसको कम करना है। तो इस बार का बजट का लक्ष्य है आकांक्षा को उपलब्धि में रूपांतरित करना और क्षमता को प्रदर्शन में बदलना। फिर आगे हम चलें तो भारत का जो विकास दर है जो कि 7% का हायर ग्रोथ रेट है उसको यहाँ पे मेंटेन रखने का बात कहा गया है, और इसके लिए कई सारे सेक्टरों पे जोर देने का बात किया गया है, जैसे कि भारत का लगभग 7% की उच्च विकास दर को बनाए रखने के लिए ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है, महत्वपूर्ण आयात पर निर्भरता कम करने का बात किया गया है, दूरगामी संरचनात्मक सुधार करने का बात किया गया है, राजकोषीय विवेक पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अलावा मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने की बात कही गई है। फिर सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर दिया गया है, सरकार के कार्यों से नागरिकों को लाभ हो ऐसा हमें माहौल तैयार करना है, घरेलू विनिर्माण क्षमता को डेवलप करना है, और ऊर्जा सुरक्षा ईटीसी को हमें मेंटेन करके रखना है। तभी जा कर के हम भारत की विकास दर जो 7% की लगभग है उसको हम मेंटेन कर पाएंगे, अर्थात विकास दर से इस तरह के ग्रोथ जो है वह हमें मिल सकता है। आगे हम अगर बात करें तो देखिए इस बार का जो बजट है वह मुख्य रूप से युवा शक्ति को समर्पित बजट है। इस बार का बजट मुख्य रूप से युवा शक्ति को समर्पित बजट है। इसके लिए संकल्प पारित किया गया है, अर्थात सरकार का संकल्प क्या है? तो सरकार का संकल्प है किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। ये सभी पॉइंट को याद रखिएगा। सरकार का संकल्प क्या है? तो किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ पे हमने बात कही कि यह बजट कर्तव्य भवन में
यहाँ पे बनाया गया, इसीलिए यहाँ पे 3 कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। पहला कर्तव्य है आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना। दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास का सपना। यानी कि यहाँ पे 3 कर्तव्यों का जिक्र किया गया है। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास का सपना पूर्ण हो, इस तरह से हमें काम करना है। पहला कर्तव्य के लिए हमें यानी कि आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखने के लिए उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना पड़ेगा और परिवर्तनशील वैश्विक परिस्थितियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता को हमें निर्माण करना होगा। दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। इसके लिए लोक क्षमता निर्माण पे विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही भारत की समृद्धि के पथ पर लोगों की मजबूत भागीदारी हो, ऐसे हमें माहौल तैयार करना पड़ेगा। तीसरा कर्तव्य सबका साथ सबका विकास का सपना। इसके लिए हमें यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार, समुदाय, क्षेत्र और सेक्टर के पास संसाधनों, सुविधाओं और सार्थक भागीदारी के अवसर तक पहुंच हो, ऐसा हमें माहौल तैयार करना होगा। यहाँ पे देखिए, कुछ पे देखते हैं, यहाँ पर संरचनात्मक सुधारों की गति बनाए रखना होगा। फिर निरंतर अनुकूलन और भविष्योन्मुखी हो, इस प्रकार हमें काम करना होगा। फिर सुदृढ़ और प्रतिरोधी वित्तीय क्षेत्र हमें डेवलप करना होगा। फिर बचत करना होगा और साथ ही साथ पूंजी का कुशल आवंटन और जोखिम का मैनेजमेंट हमें करना होगा। उसके बाद AI अनुप्रयोगों सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से हमें कदम से कदम मिला के चलना होगा और उसके बाद हम बेहतर शासन हेतु बल आवर्धक का काम कर सकते हैं। तब जाके हम इन सभी चीज़ों को अगर करेंगे तब हम अपने यहाँ देश में बेहतर शासन स्थापित कर पाएंगे। जैसे भारत की सुधार एक्सप्रेस, इसके संदर्भ में सरकार ने रोजगार का सृजन करने, उत्पादकता और विकास को गति तीव्र प्रदान करने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। इसके अलावा GST के सरलीकरण, श्रम संहिताओं और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के विवेकीकरण सहित लगभग 350 सुधार यहाँ किए गए हैं। इसके अलावा उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार गैर विनियमन और अनुपालन अपेक्षाओं को कम करने के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ मिलकर के यहाँ काम कर रही है। अर्थात भारत की सुधार एक्सप्रेस में इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा, तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। वृद्धि और विकास के कुल 6 स्तंभों का बात किया गया है। क्या क्या है यह 6 स्तंभ, इसको देखते हैं। यानी कि वृद्धि और विकास के स्तंभ 6 हैं। कितने हैं? यहाँ पे 6 हैं। पहला, आर्थिक वृद्धि बनाए रखना। दूसरा, विकास की बुनियाद को मजबूत करना। तीसरा स्तंभ है जन केंद्रित विकास। चौथा स्तंभ है यहाँ पे विश्वास आधारित शासन व्यवस्था। पांचवा यहाँ पे स्तंभ है व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता। व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता। जबकि छठा स्तंभ यहाँ पर है राजकोषीय मामला, यानी कि राजकोषीय का प्रबंधन हम किस प्रकार से करेंगे। कुल मिला के यह 6 स्तंभ है। इन 6 स्तंभों को याद रखना है। वृद्धि और विकास के ये जो 6 स्तंभ है, यानी कि आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, विकास की बुनियाद को मजबूत करना, जन केंद्रित विकास करना, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था बनाए रखना, व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता को बनाए रखना और राजकोषीय मामला, यानी कि राजकोषीय जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको हमें मेंटेन रखना है।